नमस्कार, मैं शान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 120 तक हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया था। प्रश्न नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस इन प्लांट्स। दिए गए जो विकल्प हैं आपके पास उसमें से पूछ रहा है कि पौधे में विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं। आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, टोबैको मोज़ेक डिसीज़ या तंबाकू में जो मोज़ेक का रोग लगता है उसके बारे में पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन है बंची टॉप ऑफ बनाना, केले के गुच्छेदार शीर्ष। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर या फूल गोभी में जो विटेल रोग लग जाता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है ब्लास्ट ऑफ राइस, ये चावल के ब्लास्ट। और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आइए समझते हैं इसे। देखिए, विषाणु से होने वाले रोग जो हैं उसके लिए देखते हैं तंबाकू मोज़ेक रोग क्या होता है। तंबाकू मोज़ेक रोग जो है ये विषाणु या वायरस से फैलता है और इसका बचाने का उपाय क्या है कि जो किसान क्या करते हैं, जब ये तंबाकू मोज़ेक रोग लग जाता है तो तंबाकू की वो पत्तियां जो पेड़ की ख़राब हो गई हैं उनको जला के नष्ट कर देते हैं और कोई उपाय नहीं है इसका। तो ये वायरस या विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं केले की गुच्छेदार शीर्ष। अब इसमें क्या होता है कि केले का पेड़ आप लोगों ने अगर देखा हो तो उसके पत्ते खुले हुए होते हैं और जब ये बंची टॉप ऑफ बनाना या गुच्छेदार शीर्ष लगते हैं तो केले की पत्तियां खुलती ही नहीं, आपस में चिपकी रहती है, कली समान बनी रहती हैं। ठीक है। और इसका असर क्या पड़ता है कि जो पेड़ है उसकी लंबाई नहीं बढ़ती और ना ही इसमें फल आते हैं। इसको समझ लीजिए एक तरह से जो केले का ऊपर का भाग है वो एक गुलाब के फूल जैसा हो जाता है ना, आपस में गुथा हुआ। और ये भी विषाणु से फैलता है रोग। ऑप्शन बी भी ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है फूल गोभी का विटल रोग। तो जो फूल गोभी का जो विटल रोग है वो विषाणु से ना फैल के किससे फैलता है, बोरॉन से। याद रखिएगा इसे। ठीक है, ये विषाणु से ना फैल के बोरॉन से फैलता है। तो आपके ऑप्शन ए और बी अभी तक सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, चावल का जो ब्लास्ट रोग है। तो जो ब्लास्ट ऑफ राइस है वो फैलता है फंगल डिसीज से। ठीक है, जो फंगल होती है तो उनकी वजह से फैलता है, फंगस लग जाती है। अब इसमें क्या होता है, चावल की जो बचाने के लिए इस पर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक छिड़की जाती है। तो उससे क्या होता है, चावल बच जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए और बी। अब क्योंकि एक से ज़्यादा सही है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 122 आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में जीवाणु रोग है। पहला ऑप्शन है विल्ट ऑफ पोटैटो या आलू का पछेती झुलसा रोग। ऑप्शन बी कह रहा है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ठीक है, कपास में ब्लैक आर्म रोग। ऑप्शन सी कह रहा है सिट्रस कैंकर। ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट या गेहूं का टुंडा रोग। और ऑप्शन ई कह रहा है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए समझते हैं इसे। तो जो जो पछेती झुलसा रोग है उसमें क्या होता है कि जो पेड़ है उसका वास्कुलर सिस्टम, मतलब जो पेड़ का पानी और खाना ले जाने का तंत्र है वो नष्ट हो जाता है और इसको रिंग डिसीज भी कहते हैं। रिंग में क्या होता है, आलू के अंदर अगर आलू को काट के देखेंगे तो ऐसे गोलानुमा आकृति आपको मिलेगी। ठीक है। और ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। ऑप्शन ए तो फिलहाल सही है। आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये कपास का ब्लैक आर्म रोग। अब इसमें क्या होता है, ये भी जो है ये आपका जीवाणु से फैलता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो
पेड़ की पत्तियों के नीचे स्टोमेटा रहते हैं, जिससे पेड़ जो है अपना आर्द्रता जो पेड़ जो है जो वाष्पीकरण का काम है, ऑपरेशन होता है पानी से, वो तो स्टोमेटा से होता है। और यही स्टोमेटा से जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें, जब ये ब्लैक आर्म रोग लग जाता है कपास में, तो यही स्टोमेटा जो है वो भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर भी जो है, अब इसको लगा लेते हैं पहले, ये सिट्रस कैंकर भी जो है ये जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलता है। अब सिट्रस कैंकर जो मुख्यतः है वो जो नींबू का पेड़ होता है उसमें फैलता है, क्योंकि ये सब सिट्रस फ्रूट है ना। और इसमें क्या होता है कि जो नींबू का पेड़ है उसमें उसकी पत्तियाँ, उसके टहनियाँ और उसका फल, ये तीनों ही पर असर पड़ता है। और इससे बचने का क्या उपाय है, तो किसान जो है क्या करते हैं, बोर्डक्स एक दवाई होती है उसका छिड़काव करते हैं। तो उससे क्या होता है, सिट्रस कैंकर से राहत मिलती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी, गेहूं का जो टुंडू रोग है या टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, ये भी जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं गेहूं की, वो खराब हो जाती है ना, या कहते हैं फीकी पड़ जाती है एक तरह से। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, क्योंकि हमारे चारों ही ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 123 आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फंगल डिसीज। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा पौधों में फफूंद की वजह से फैलते हैं। आपको ये निम्नलिखित ऑप्शन दिए या ऑप्शन दिए हुए निम्नलिखित, उनमें से बताना है कि कौन से जो रोग अभी दिए हुए हैं वो फफूंद से फैलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गेहूं का रतुआ रोग या रस्ट ऑफ व्हीट। ऑप्शन बी कह रहा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या आलू का उत्तर भावी अंगमारी जो रोग होता है। ऑप्शन सी कह रहा है स्मट ऑफ बाजरा, या बाजरे का कंड रोग। ऑप्शन डी कह रहा है टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का टिक्का रोग। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसमें फफूंद से फैलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है, इसमें क्या होता है, गेहूं का जो रतुआ रोग होता है, इसमें जो पेड़ है गेहूं का, उस पर लाल या भूरी एक तरह की कहते हैं हल्की परत परत जम जाती है, ऐसी भुरभुरी परत, और ये उसकी पत्तियों को और उसकी तने को, दोनों को ही नुकसान पहुंचाती है। या कह सकते हैं एक रेड और ब्राउन रस्ट होती है जो उसके स्टेम पर और उसकी पत्तियों पर फैल जाती है, एकदम भुरभुरी जैसी होती है, जैसे कहते हैं ना लोहे पे जंग लग जाती है उस तरह का। और वहीं से नाम है उसका रस्ट, या कहते हैं रतुआ रोग। और ये आपका फफूंद से फैलता है। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है इसका, कि आलू का उत्तर भावी अंगमारी। अब ये क्या है, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब इसमें क्या होता है, जो आलू की पेड़ की पत्तियां हैं उस पर भूरे भूरे चित्ते चित्ते पड़ जाते हैं, या ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, किस पर, उसकी पत्तियों पर। और साथ ही साथ फिर आगे चल के जो पत्तियां हैं वो फीकी पड़ जाएंगी या फेडअप हो जाएंगी, और अंततः पेड़ जो है वो मर जाएगा। ठीक है, तो जो ये आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो उत्तर भावी अंगमारी है, ये फफूंद से फैलता है और इससे काफ़ी नुकसान होता है आलू की फसल को। ऑप्शन सी क्या है, बाजरे का कंड रोग या स्मट ऑफ बाजरा। अब ये जो बीमारी है ये फैलती तो फफूंद से है, साथ ही साथ ये ऐसी बीमारी है जो बाजरे के बीज से फैलती है। अगर दे दिया जाए बाजरे का कंड रोग कैसे फैलता है, तो उसमें देख लीजिएगा, ये बाजरे का जो बीज है उससे फैलता है। ठीक है, अगर आपने खराब जो है बीज लगा दिया जिसमें पहले से कंड रोग हो रखा था, तो आगे जो फसल होगी उस बीज से उसमें भी कंड रोग पाया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये भी फफूंद से फैलता है। ऑप्शन डी आपका कह रहा है मूंगफली का टिक्का रोग। तो मूंगफली का जो टिक्का रोग है, इसमें क्या होता है, जो मूंगफली की पत्तियां हैं उसमें दोनों तरफ चित्ते पड़ जाते हैं या स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इससे बचने का क्या कारण है, क्या तरीका है मूंगफली का टिक्का रोग,
तो इसमें क्या कहते हैं, बॉडी एक्स, जिसकी अभी हमने पीछे बात की थी, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, BORDEUX। बॉर्डियक्स का जो मिक्सचर होता है, एक दवाई होती है, उसके छिड़काव से मूंगफली का जो टिक्का रोग है, इसे जो फसल में राहत मिलती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। इसी प्रकार एक बीमारी और है कि जो गन्ना होता है उसमें रोग होता है रेड रॉट डिसीज। इसमें क्या होता है, जो गन्ना होता है उस पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी किससे फैलता है, फफूंद से। याद रखिएगा, पहले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि रेड रॉट डिसीज जो गन्ने की है वो किसकी वजह से फैलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 124 आपके सामने कि बायो इंटरेक्शन इज इन विच डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डैमेज द अदर इज कॉल्ड एज। कहने का मतलब है कि जो जैविक अंतःक्रिया है जिसमें आश्रित जीव हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, पहला है सिम्बायोसिस, दूसरा है सहभोज्यता या कम्युनलिज्म, ऑप्शन सी है पैरासिटिज्म या परजीविता, ऑप्शन डी है सेफ्रोफाइटिज्म, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो सिम्बायोसिस की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो दोनों जीव एक दूसरे का कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक तरह से कह लीजिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और आपस में घनिष्ठ मित्रता होती है, इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है। हमने एक पीछे पढ़ा था कि जो लाइकेन होता है या लिचिन कह लीजिए, लिखे देते हैं, जो लाइचिन का पौधा होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका एल्गी और फंगी, जो शैवाल और फफूंद हैं, वो आपस में मिलके लाइकेन बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी शैवाल है या जो एल्गी है, वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करती है और खाना बनाती है, और जो फफूंद है वो उसकी रक्षा करता है। तो दोनों आपस में मिलके रहते हैं। ये किस तरह का प्रक्रिया है, सिम्बायोसिस। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सहभोज्यता। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो जीव आपस में हैं, और उसमें से एक जो जीव है उसको तो फायदा हो रहा है, और दूसरा जो जीव है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कम्युनलिज्म है या सहभोज्यता है, इसमें दो में से एक जो जीव है उसको फायदा होता है, और जो दूसरा जीव है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऐसा कहाँ देखा जा सकता है, एक आपने वो ना ऑर्चिड का नाम सुना होगा। ऑर्चिड नामक एक जो फूल होता है, ऑर्चिड, ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, इक्वेटर के आसपास, जो अमेज़न के जंगल हैं वहाँ पाया जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि ये जो ऑर्चिड का फूल है, क्योंकि वहाँ जंगल इतने घने होते हैं कि ज़मीन तक रोशनी नहीं पहुँचती, तो ये जो एपीफाइट्स हो गए, ऑर्चिड हो गए, ये कहाँ जमते हैं, जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं उनके तने के ऊपर। और ये उस जिस पेड़ पर लगे हैं उनसे कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि केवल जो है ऊपर से रोशनी पड़ सके इसलिए ऊपर जमते हैं। तो जो बड़ा पेड़ है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर ये जो ऑर्चिड का पौधा है इसको रोशनी सूर्य की मिल रही है, साथ ही साथ ये अपनी पकड़ भी बना के रखा है क्योंकि कमज़ोर है। तो ये एक सहभोज्यता का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, परजीविता। अब परजीविता में क्या होता है कि एक जो जीव है वो दूसरे पर आश्रित होता है, साथ ही साथ ऐसा आश्रय होता है जिसमें वो दूसरे जीव को नुकसान भी पहुंचाता है। इसका बड़ा अच्छा जो है उदाहरण है कि इंसान के सर में जो जूं लग जाती है, या वो जो है क्या करती है कि जो खून पीती है, ठीक है। तो इससे जोंक का फ़ायदा हो रहा है, या माफ़ कीजिएगा, जो लीक लगी हुई है या जू लगी हुई है उसका फ़ायदा हो रहा है, और जो इंसान है उसका नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है, परजीविता, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही सी,
ऑप्शन डी क्या कर रहा है, सेफ्रोफाइटिज्म। अब सेफ्रोफाइटिज्म किसको कहते हैं, ये इस प्रकार का है जिसमें जो एक जीव है वो मृत जो है उससे खाना ले रहा है, या मान लीजिए कोई जानवर मर गया या पेड़ मर गया तो उससे खाना ले रहा है। अब इस तरह का कौन होता है, अब जैसे फफूंद ही है। फफूंद क्या लगती, क्या होता है, कोई मरा हुआ जीव है उस पर लग जाएगी तो वो किसके अंदर आएगा, सेफ्रोफाइटिज्म के अंदर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 124 सही उत्तर हो जाएगा परजीविता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बीपीएससी 67 और 68 को ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज जो है जीएस के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और ऑप्शनल टेस्ट हमारे 1 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए। आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 125 आपके सामने। 125 नंबर आपसे पूछ रहा है कि इन अ फूड चेन द प्रेडेटर लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड आर अंडर विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। एक जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें शेर, बाघ और तेंदुआ जैसे जो शिकारी जीव होते हैं उनको किस श्रेणी में, किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक जो है जीव। देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ उपभोक्ता नहीं होगा, ये गलत। तो जो प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं या प्राथमिक जो श्रेणी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर जीव आते हैं, जैसे कि वो जीव जो शाकाहारी हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, चूहा हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक कंज्यूमर हैं। और ये जो शाकाहारी जीव हैं ये अपना भोजन किससे लेते हैं, पेड़ पौधों से। ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीय कंज्यूमर। अब इसमें कौन से जीव आएंगे, इसमें वो जीव आएंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर या शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन प्राप्ति के लिए। अब ऐसे कौन से जीव हो सकते हैं, ये जैसे कि चूहा है, चूहे को कौन खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, चूहे को सांप खाता है। तो ये दोनों ही जीव जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीय कंज्यूमर का उदाहरण हो गए। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टर्चरी कंज्यूमर या तृतीय कंज्यूमर। अब ये कौन से जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जो द्वितीय जो कंज्यूमर हैं या द्वितीय श्रेणी के जो जीव हैं उनका उपभोग करते हैं। तो इसी के अंदर आते हैं आपके शेर, बाघ, तेंदुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है, डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर के भीतर वो जीव आते हैं जो सेप्रोफाइट, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, या मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो डीकम्पोजर में आपके फंगी आ गई, जो फफूंद है वो आ जाती है। ठीक है, डीकम्पोजर में आपके गिद्ध भी आते हैं जो मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो लकड़बग्गा है वो भी डिकम्पोजर के अंडर आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 126 आपके सामने कि प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है लिथोफाइट्स, ऑप्शन बी है आपका हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी है आपका जीरोफाइट्स या मर्दुभिद, ऑप्शन डी है ऑक्सोलोफाइट्स, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। अब लिथोफाइट्स क्या, लिथोफाइट ऐसे पेड़ पौधों को या ऐसे पौधों को कहते हैं जो ज़मीनी सतह पर उगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी श्रेणी है। अगर पानी वाले जो पेड़ पौधे उनको छोड़ दिया जाए तो सभी जो है वो मुख्यतः सामान्यतः जो है वो लिथोफाइट के अंडर आते हैं। ठीक है, हम जितने भी पेड़ पौधे ज़मीन पर देखते हैं वो सभी लिथोफाइट की जो श्रेणी है उसके भीतर आते हैं। और ये आपसे क्या पूछ रहा है,
ये आपसे पूछ रहा है मुख्यतः अम्लीय मिट्टी में उगने वाले, तो लिथोफाइट पूरी तरह से सही नहीं। ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है, हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स आपके ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो सैलाइन सॉइल्स या ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसी नमकीन मिट्टी में उगने वाले वृक्ष आपको कहाँ मिलेंगे? आपका जो मैंग्रोव का वृक्ष होता है वो हेलोफाइट्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो नमकीन पानी में उगता है। तो ऑप्शन बी भी आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है, मर्दुभिद। अब जीरोफाइट्स या मर्दुभिद ऐसे पेड़ होते हैं जो कहाँ पाए जाएंगे? मरुस्थल में या रेगिस्तान में। तो ऐसी जगह क्या होता है कि सूर्य की रोशनी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है और पानी की अत्यंत कमी होती है। तो जो पेड़ हैं या पौधे हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, साथ ही साथ पत्तियों का अभाव होगा और ऐसे वृक्षों पर कांटे पाए जाएंगे। ये सब जीरोफाइट्स या मर्दुभिद के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, विशेषताएं, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, पूछ रहा है आपसे अम्लीय। ऑप्शन डी बचा ऑक्सिलोफाइट्स। अब इसको देख लेते हैं। ऑक्सिलोफाइट्स ऐसे पेड़ पौधों को कहा जाता है जो अम्लीय मिट्टी में पैदा होते हैं। अब अम्लीय मिट्टी कैसे बनेगी? देखिए, अगर देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है, जो आपकी केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद नुकसान भी हुआ पंजाब के इलाके में। तो खैर वो अलग बात है। आप फिलहाल ये ध्यान रखिए कि एक्सोलोफाइट्स अम्लीय मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पेड़ों को कहा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 127 आपके सामने। 127 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द सब क्लास ऑफ मैमल्स विच प्रोड्यूस इमेच्योर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज। ऐसे स्तनधारी जीव का वो अब देखिए, स्तनधारी के भी उपवर्ग के बारे में पूछ रहा है कि स्तनधारी के में उपवर्ग भी होते हैं, कि उपवर्ग हैं वो तो कौन सा उपवर्ग है जिसमें वो अपरिपक्व संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रोटोथेरिया। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मेटाथेरिया। ऑप्शन सी कह रहा है यूथेरिया और ऑप्शन डी कह रहा है ओवीपेरस या नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, हमारा थोड़ा एग्ज़ाम जो है बीपीएससी का वो धीमे धीमे थोड़ा सा क्रिटिकल होता जा रहा है, तो हमें सब उपवर्ग पढ़ने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि प्रोटोथेरिया क्या है। प्रोटोथेरिया स्तनधारियों का वो उपवर्ग है जिनमें जो आपके जीव हैं उसमें क्या होता है, आपकी जो है स्तन में निप्पल नहीं पाए जाते। ठीक है, और ऐसे जो स्तनधारी हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे ना पैदा करके अंडे देते हैं। ठीक है, ये अपवाद है जो है स्तनधारी है। क्यों? सामान्यतः जो स्तनधारी है वो बच्चे पैदा करते हैं, पर जो प्रोटोथेरिया है ये इस उपवर्ग में जो स्तनधारी है वो क्या अंडे देगा। तो ऐसा कौन से स्तनधारी है? तो दो स्तनधारी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है प्लेटिपस। ठीक है, डकबिल प्लेटिपस बोलते हैं। और दूसरा स्तनधारी है वो है इक्नाइडा। इक्नाइडा लिख देते हैं, इक्नाइडा, ECHNIDA। इसको आंटीटर भी कहते हैं, स्पाइनी आंटीटर। स्पाइनी आंटीटर कह लीजिए या कह लीजिए ऐसा जीव जो चींटियों का भक्षण करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोटोथेरिया के अंडर आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए होगा नहीं। पूछ रहा है आपसे अपरिपक्व संतान, और यहाँ ये क्या दे रहे हैं, ये अंडा दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है, मेटाथेरिया। तो मेटाथेरिया ऐसे स्तनधारी का उपवर्ग है जो क्या करेगा,
जो अपरिपक्व संतान उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अब ऐसे कौन से जीव हैं? ऐसे जीव जैसे कि कंगारू हो गया, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपरिपक्व पैदा होता है, और जो माँ के पेट के आगे एक थैली होती है उसमें बच्चा रहता है और काफ़ी समय तक माँ के साथ ही उस थैली में रहता है, और जब वो परिपक्व हो जाता है उसके बाद ही वो थैली से निकल के बाहर आता है। तो ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि मेटाथेरिया क्या होगा, कंगारू इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। और आप ये कमेंट करके हमें बताइए कि कंगारू जो है वो किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है कि यूथेरिया। यूथेरिया के अंदर जो है कौन से उपवर्ग है? यूथेरिया आएगा उन स्तनधारियों में जिनकी परिपक्व संतान होती है, साथ ही साथ जो जो है स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं स्तन से, जो माताएं हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूथेरिया। अब इसका उदाहरण क्या है? इंसान, आप और हम यूथेरिया के उपवर्ग के अंदर आते हैं। हम हो गए, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब यूथेरिया के भीतर आते हैं। और ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है? ओविपेरस। ओविपेरस उस समूह को कहा जाता है जो क्या करता है? जो अंडे देता है। अब ना केवल प्रोटोथेरिया, जो आपके ये जो छिपकली हो गई, जो रेप्टाइल है, वो भी यूथेरिया। जो चिड़ियाएँ हैं जिसको हम लोग एव्स कहते हैं, वो भी जो है ओविपेरस के अंडर आते हैं। तो एक बड़ा मुख्य वर्ग है। दो तरह के वर्ग होते हैं, एक ओविपेरस, एक विविपेरस। ओविपेरस वो जीव जो अंडे देते हैं, और विविपेरस वो जीव जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 128 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? द एनिमल स्पॉन्जिला बिलोंग्स टू विच फाइलम। जो स्पॉन्जिला होता है वो किस फाइलम से संबंधित रहता है? अब क्या है, स्पॉन्जिला एक जीव है, तो जो वर्गीकरण है जो जंतुओं का, वो अलग अलग संघों में कह लीजिए, अलग अलग फाइलम में इनको बांटा गया है, इनको वर्गीकरण किया गया है। अभी उसी के बारे में पूछ रहा है कि एक जंतु स्पॉन्जिला है, वो किस में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? प्रोटिस्टा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है निमेटोड। ऑप्शन सी कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ऑप्शन डी कह रहा है पॉरीफेरा। और ऑप्शन ई कह रहा है नन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आइए इसको समझा जाए। अब प्रोटिस्टा क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटिस्टा जो है वो ऐसे जंतुओं को कहा जाता है जो एक कोशिकीय हैं या यूनिसेल्यूलर हैं। तो इसके भीतर कौन से जीव आएंगे? इसके भीतर आएगा प्रोटोजोआ मुख्यतः। अब प्रोटोजोआ के उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो एक अमीबा का आपने नाम सुन रखा होगा। तो अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है, और वो किसके भीतर आता है? प्रोटिस्टा के अंडर। एक और देख लीजिए उदाहरण, एक उदाहरण देते हैं यूग्लिना। इसको याद रखिएगा, EUGLENA। जो यूग्लिना है उसको ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? कि ये जो जीव है, ये आपका जो पेड़ हो गए या पादप हो गए, पादप और जंतु, उनके बीच की कड़ी है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा जीव है जिसको ग्रीन प्रोटोजोआ के रूप में जानते हैं? तो आपसे क्या उत्तर लगाएंगे उसका? यूग्लिना। ठीक है, ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है? तो जंतु स्पॉन्जिला इसके भीतर नहीं आता, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है? नीमेटोड। अब नीमेटोड क्या है? नीमेटोड ऐसे जंतु हैं जिनके हम कुछ विशेषता बताए दे रहे हैं कि नीमेटोड जो हैं वो पहले तो गीली मिट्टी में निवास करते हैं मुख्यतः। साथ ही साथ इसमें जो है रुधिर नहीं होता।
इन जीवों में खून नहीं पाया जाता, या कह लीजिए जो हमारे यहाँ शरीर में जो रुधिर की प्रणाली है, ठीक है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसानों में वो पूरी तरह है, पर ये नीमेटोड जो हैं इनमें जो है इस तरह का कोई तंत्र नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, और साथ ही साथ इसका उदाहरण सुन लीजिए। एक जीव है जिसका नाम है व्यूचेरिया, लिखे देते हैं WCHERIA। व्यूचेरिया जो है वो निमेटोड के भीतर आता है। आपसे पूछ रहा है स्पॉन्जिला, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, ठीक है, ये परजीवी प्रकार के होते हैं, और इनका जो शरीर होता है ये सपाट होता है। साथ ही साथ इनके जो जीव हैं इसमें जो क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें एक उदाहरण सुन लीजिए, टेप वॉर्म, बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका। टेप वॉर्म ये एक प्रकार का कीड़ा है जो आंतों में पाया जाता है, और जैसे हमारे घर में सेलो टेप होता है ये उसी प्रकार चपटा होता है बिल्कुल, ठीक है। ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के भीतर। ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा ये उस प्रकार के जीव हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, नमकीन पानी में, ठीक है। हमने प्रोटिस्टा देखा था जो एक कोशिकीय हैं, ठीक है, जिसमें माफ़ कीजिएगा एक कोशिकीय नहीं, जिसमें केवल हाँ एक यूनिसेलुलर या एक कोशिका है। और पॉरीफेरा ऐसे जीव हैं जिसमें बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनका जो स्केलेटन होता है, जो इनका हड्डियों का जो ढांचा होता है वो किसका बना रहता है, लाइम का या चूने पत्थर का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम। ये लाइम का बना था, और ये इनका जो हड्डियों का जो ढांचा है, स्केलेटन जो है, उससे क्या पानी आर पार जा सकता है, छिद्र होते हैं उसमें। अब जैसे हमारी हड्डी है उसके आर पार पानी नहीं जा सकता, ठीक है, इनमें पाया जाता है। और ये जो है स्पॉन्जिला वो किसके भीतर आता है, पॉरीफेरा के भीतर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा। BPSC 68 के लिए हमारे यहाँ क्लास और टेस्ट सीरीज़ जो है GS के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए ये दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 129 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर और फाइसेलिया एक जीव है, ठीक है। अब ये किस जो है, जो अभी हमने वर्गीकरण पीछे जिस प्रकार देखा था उसी में एक और उदाहरण दिया है कि पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर या पुर्तगाली व्यक्ति जैसा दिखने वाला। देखिए इसका पहले देख लेते हैं होता कैसा है। इसको उल्टे चांद जैसी कुछ आकृति में देखने को मिलता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर समझने भर के लिए काफ़ी है। उल्टे चांद जैसी आकृति में होता है, और ये मुख्यतः किसमें, समुद्र में मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये किस में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के बारे में भी हमने पीछे उसकी विशेषताएं देख ली थी, तो आपको बता देते हैं कि जो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, पुर्तगाली व्यक्ति जो युद्ध कर रहा है उसके जैसी आकृति या उल्टे चंद्र जैसी आकृति वाला है, वो पॉरीफेरा के भीतर तो नहीं आता। ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कॉलीसेंट्रा। तो कॉलीसेंट्रा जो जीव हैं इसमें क्या होता है, इनका जो हड्डियों का जो ढांचा होता है वो भी लाइम का बना होता है। जैसे हमने पॉरीफेरा के देखा था, इसी प्रकार कॉलीसेंट्रा जो जंतु हैं इनका जो हड्डियों का ढांचा है वो किसका बना होता है, लाइम का या चूने का। और साथ ही साथ इनका जो ढांचा है वो शरीर के अंदर ना होके बाहरी परत पर होता है,
ठीक है, आप बताएंगे कि पहले ढांचा होगा, उसके बाद अंदर उसके जंतु की बाकी जो कहते हैं मुलायम जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर आएगी। हमारे यहाँ हमारे शरीर में क्या होता है कि पहले त्वचा है और उसके अंदर मांसपेशियां हैं, उसके अंदर हड्डी है। यहाँ उल्टा है। साथ ही साथ ये कॉलीसेंट्रा में ना तो श्वसन प्रणाली पाई जाती है, ठीक है, ना ही रुधिर के तंत्र पाया जाता है, और ना ही ऐसे जीवों में सोचने समझने की शक्ति होती है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कोरल। जो कोरल के बारे में हम सुनते हैं वो आता है कॉलीसेंट्रा के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। देखा है ना हम लोगों ने, कोरल के ऊपर से बड़ा सख्त होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका कह रहा है एनेलिडा। तो एनेलिडा ऐसे जंतु होते हैं जो अपनी जीवन का अधिकांश भाग पानी के अंदर बिताते हैं, और इनकी जो बॉडी है, जो शरीर है, ये हिस्सों में बटा हुआ होता है। साथ ही साथ इन जो जीव हैं इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये जो एनेलिडा है, इसके अंदर जो जंतु आते हैं, ये सांस किससे लेते हैं? अपनी त्वचा से। तो ये पूछा जा सकता है कि जो एनेलिडा है वो सांस कहाँ से लेते हैं? तो किससे लेते हैं? त्वचा से। रेस्पिरेशन किससे होता है? स्किन से। और इसके भीतर क्या आएगा? उसका उदाहरण है केंचुआ या अर्थवॉर्म। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? निमिटोड। निमिटोड भी नहीं होगा। आप बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हो रह गया था, देख नहीं पाए थे। जो कॉलीसेंट्रा है, जो आपको हमने कोरल की विशेषता बताई थी, तो जो आपका पुर्तगाली व्यक्ति या पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है वो भी कॉलीसेंट्रा के भीतर ही आता है, ठीक है। निमिटोड की चर्चा हम लोग पीछे प्रश्न में कर चुके हैं। जो वुचेरिया बताया था वो निमिटोड है। एनेलिडा के भीतर आता है केंचुआ। पॉरीफेरा के भीतर क्या आएगा? यूग्लिना या अमीबा। और कॉलीसेंट्रा के भीतर आएगा कोरल या पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, जिसमें पूछा जा रहा है प्रश्न में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा। प्रश्न नंबर 130 आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश? निम्नलिखित में से कौन वास्तव में मछली? तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? क्रे फिश या क्रे मछली। ऑप्शन बी कह रहा है आपका सितारा मछली। ऑप्शन सी कह रहा है जेली फिश या जेली मछली। ऑप्शन डी कह रहा है समुद्री घोड़ा। और ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि चारों ही जो है आपकी मछलियां हैं, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। जो क्रेफिश है ये एक प्रकार का कीड़ा है जो किसके भीतर आता है? आर्थ्रोपोडा के भीतर, ठीक है। और आपसे जानना चाह रहा है फिश, तो फिश का मतलब है जो आपके कॉर्डाटा है। एक वर्ग होता है कॉर्डाटा, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, आर्थ्रोपोडा, निमिटोड, मोलस्का। इसी प्रकार एक होता है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा के भीतर आते हैं आपके फिश या मछली, ठीक है। और ये वही जानना चाह रहा है कि उस वर्ग में किसको रखा जाएगा। तो जो क्रेफिश है ये क्या है? आर्थ्रोपोडा है, जिसके भीतर कीट या कीड़े आते हैं। तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? सितारा मछली। अब नाम सुनने में लग रहा है कि पानी में रहता है और सितारे जैसा है तो मछली होगा, पर ऐसा नहीं है। जो आपकी सितारा मछली है, ये स्टार फिश है, वो किस में आएगी? इकाइनोडर्माटा के भीतर आती है, ठीक है। इकाइनोडर्माटा के जो वर्ग है उसके भीतर आती है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है जेली फिश। तो जेली फिश जो है वो पानी में तो तैरती है, पर वो आती है कॉलीसेंट्रा के भीतर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। जितनों के पीछे भी मछली लगा हुआ है वो नहीं होंगे। सही उत्तर होगा इसका
समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा कॉर्डाटा है और ये जो मीन उपवर्ग है कॉर्डाटा के भीतर उसके अंदर आता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 131 आपके सामने कि इन विच ऑफ द फाइलम द ब्लड कलर इज ब्लू। किस फाइलम में या किस संघ में रक्त का जो रंग है वो नीला होता है? अब पहले समझते हैं। हम लोगों ने अमूमन जो रक्त देखा है इंसानों में या जानवरों में किस रंग का होता है? लाल रंग का। अब इसका क्या कारण है? तो जो रुधिर है या जो खून है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि जो मानव शरीर है इसमें खून में एक जो है लोहा या आयरन, नाम सुना है आपने? एफी। ये जो एफी है, जो फेरिक है, ये लोहे का सिंबल है, ठीक है, Fe2+, ये पाया जाता है मानव के खून में। तो इसी की वजह से क्या होता है, खून जो इंसान का है वो लाल होता है। यहाँ पूछ रहा है नीला, तो नीला खून किसकी वजह से होता है कि अगर यही जो आपका लोहा है या आयरन है उसकी जगह अगर कॉपर मौजूद हो तो खून का रंग क्या हो जाएगा? नीला। और वही आपसे पूछ रहा है। तो जितने भी मोलस्का होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन बी है, जितने भी मोलस्का के भीतर जीव आते हैं उन सभी का जो रंग है खून का वो कैसा होता है? नीला। और कारण क्या है? कॉपर। इसको याद रखिएगा, कॉपर का कारण है नीला खून। अब इसके भीतर कौन कौन से जीव आ सकते हैं? जो सीप होती है जिसमें मोती निकलता है, ठीक है, वो जो है वो मोलस्का के भीतर आती है। एक मछली होती है कटल फिश, वो भी जो है मोलस्का के भीतर आती है, कटल मछली। बट ये सही मछली नहीं, कटल फिश जो है, ठीक है, कटल मछली जो है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 132 आपके सामने कि जो सैलामेंडर है वो निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो सैलामेंडर जो है इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। सैलामेंडर एक तरह का समझ लीजिए छिपकली जैसा होता है देखने में, पर इसकी जो पूंछ है वो चपटी होती है जिससे पानी में तैर पाए, ठीक है। तो ये जो जीव होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। इनकी अनेकों प्रजातियां पाई जाती है कि सैलामेंडर क्या है? क्या वो मीन है, ठीक है, क्या वो एम्फीबियन है, क्या वो रेप्टाइल है या सरीसृप है, क्या वो स्तनीय जंतु है, स्तनधारी है? तो देख लेते हैं। अब होता क्या है कि वो देखने में तो छिपकली जैसा होता है, परंतु वो ऐसा जीव है जो पानी में तैरता है। तो क्या है कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और पानी के बाहर भी। और इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं जो दोनों जगह सांस ले सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्फीबियन, ठीक है। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा। और एक बार चाहें तो आप लोग इसकी फ़ोटो गूगल पर देख सकते हैं कि सैलामेंडर दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और आप लोग हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि जो सैलामेंडर होता है क्या ये जहरीला होता है, ठीक है। बीपीएससी 67 और 68 को ध्यान में रखते हुए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 133 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द गिवन डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। अभी पेड़ों के संदर्भ में पूछ रहा है कि पौधे में तांबे की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो आइए देख लेते हैं आपके दिए हुए ऑप्शन क्या क्या हैं।
एक है विप्टेल रोग, ऑप्शन बी है आपका खैरा रोग, ऑप्शन सी है डाइबैक रोग, ऑप्शन डी है मार्श रोग, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आइए समझते। अब जो आपका विप्टेल है, ये रोग जो है मुख्यतः किस में लगता है? गोभी में, जो फूल गोभी होती है उसमें विप्टेल रोग पाया जाता है। और ये जो रोग है ये होता है बोरॉन की कमी की वजह से, ना कि तांबे की कमी की वजह से। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि खैरा रोग। तो जो खैरा रोग है ये होता है जिंक की वजह से, जिंक की कमी होने की वजह से। और ये किसमें? जो धान की फसल होती है ये खैरा रोग उसमें लगता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है खैरा रोग किस फसल में लगता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? धान। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है? डाइबैक डिसीज या डाइबैक रोग। तो ये जो डाइबैक रोग है ये किसकी वजह से फैलता है? तांबे की कमी की वजह से। भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ जो है न्यूट्रिएंट हैं वो या तो माइनर हैं, कुछ माइक्रो हैं। तो कुल 17 प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पेड़ को, ठीक है। और उनमें से एक है तांबा, और उसी की कमी की वजह से कौन सा रोग हो रहा है? डाइबैक डिसीज, ठीक है, डाइबैक रोग। और ये किस में पाया जाता है? तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, ऐसे पेड़ या पौधे जैसे जिसमें एक आता है नींबू, उसमें डाइबैक रोग होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी एक बार देख लिया जाए, मार्श रोग। जो मार्श रोग है वो होता है मैंगनीज की कमी से, ठीक है। तो जो मैंगनीज नामक धातु है उसकी कमी से क्या होता है? मार्श रोग। और ये किस में पाया जाता है मार्श रोग? मार्श रोग होता है मटर के जो पेड़ है उसमें मार्श रोग लगता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 134 आपके सामने। प्रश्न नंबर 134 आपसे पूछ रहा है कि जो लकड़बग्गा है और गिद्ध हैं वो इनमें से किससे संबंधित हैं? तो आसान प्रश्न है, फिर भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको कि क्या वो सर्वभक्षी हैं, क्या वो शाकाहारी हैं, क्या वो मांसाहारी हैं, क्या वो स्कैवेंजर हैं? ऐसे जीव जो जो मृत जीव हैं उनका भक्षण करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो जो सर्वभक्षी हैं वो कौन से जीव होते हैं? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग, जो इंसान है वो सर्वभक्षी होता है। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है शाकाहारी। तो शाकाहारी के भीतर वो जीव जंतु आते हैं जो सीधे पेड़ का भोग करते हैं। तो इसमें कौन कौन से? गाय, बकरी, भैंस, ये सब आ जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है मांसाहारी। तो मांसाहारी के भीतर वो जीव जंतु आते हैं जो अपना शिकार करते हैं और जीव को मारकर खाते हैं। शाकाहारी जीव को मारेंगे और खाएंगे। इसके भीतर कौन से आते हैं? इसके भीतर आता है आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ठीक है, जो ताज़ा मांस जिसको चाहिए। ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर वो जीव होते हैं जो मरी हुई लाश जो होती है उसका भक्षण करते हैं। तो इसके भीतर कौन आएगा? लकड़बग्गा और गिद्ध, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। अच्छा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए जल्दी से जल्दी कि जो गिद्ध है जो ख़त्म हो गए हैं वो किस दवाई जो है पशुओं को दी गई जिसकी वजह से गिद्ध की जो आबादी है वो काफ़ी कम हो गई है और ये खतरे के कगार पर है, इतने कम हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए कि किस जीव में अलग अलग लिंग ना होने के गुण को क्या कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न को समझिए कि द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अभी कह रहा है कि ऐसा जीव
जिसमें मादा और पुरुष जो लिंग हैं वो अलग अलग नहीं होते। कहने का मतलब है मादा जीव और जो पुरुष जीव है वो अलग अलग नहीं है, और दोनों जो हैं लिंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। ऐसा जो गुण है उसके अंदर भीतर जो जीव आते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका कह रहा है उगेमस, दूसरा कह रहा है होमोगेमस, तीसरा कह रहा है ऑप्शन आपका हेट्रोगेमस, या विषम ऑप्शन डी हर्माफ्रोडाइट। अब हिंदी में देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उगमूस, ऑप्शन बी कह रहा है आपका समलिंगी, ऑप्शन सी कह रहा है विषम लैंगिक, ऑप्शन डी कह रहा है द्विलिंगिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उसको देख लेते हैं। अब जो गैमस है ये ऐसे जीवों को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, जो मादा होते हैं, जो मादा का गैमेट होता है वो अपनी जगह स्थिर रहता है, जबकि पुरुष का जो गैमेट है वो पानी में तैरता है। ये जीव मुख्यतः पानी में रहते हैं, उनमें पाया जाता है, पानी में तैरता है। ठीक है, और ये किस में मिलेगा? जाहिर सी बात है, जो आपकी एल्गी है या जो आपकी इकाई है उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? समलैंगी। तो समलैंगी भी जो ऐसे जीव होते हैं जिसमें लिंग तो अलग अलग हो रहा है, ठीक है, लिंग अलग अलग है, मादा और पुरुष अलग अलग है, तो समलिंगी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस उन जीवों को कहा जाता है जिसमें एक पुरुष और एक मादा है, और दोनों के जब बीच संबंध होता है तो नई संतान उत्पन्न होती है, उसको विषम लैंगिक कहते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी। तो ऐसे जीव जिसमें अलग अलग लिंग नहीं होते उनको कहा जाता है द्विलिंग या हर्माफ्रोडाइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आज जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसके सही उत्तर जो सब दे देगा उसके कमेंट को हम लाइक कर देंगे और हार्ट दे देंगे। ठीक है, 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लास 3 अक्टूबर से शुरू हो गया है, और 68 बीपीएससी की परीक्षा जो जनवरी में होना निर्धारित है उसके लिए जो टेस्ट है वो हमारे यहाँ क्लासेस जो है 2 अक्टूबर से शुरू हो गई। धन्यवाद।